गुरदासपुर पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा आखिरी शहर। पंजाब में यहाँ बीएसएफ की आखिरी बीओपी है। आपको बता दें कि सीमा पर बनी बीएसएफ की चौकियों को बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं। हमारी टीम इसी आखिरी बीओपी का जायजा लेने गुरदासपुर पहुंची। आज हम आपको भारत पाकिस्तान की सीमा की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने शायद देखी नहीं होंगी। हमारी टीम जिस समय गुरदासपुर में बीएसएफ की आखिरी बीओपी तक पहुंची, उस समय रात के 1:04 हो रहे थे। हमारी टीम बीएसएफ के जवानों के संरक्षण में यहां तक पहुंची। बीएसएफ के जवानों ने हमें सीधा गेस्ट हाउस जाकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन हम रात के समय बॉर्डर पर होने वाली गश्त को देखना चाहते थे। लिहाजा कुछ ही देर में हम भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर थे जिसे अति संवेदनशील माना जाता है। मैं इस समय गुरदासपुर पंजाब में भारत पाकिस्तान की सरहद पर खड़ी हूँ। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात का समय है, सर्दी है और धुंध भी है, मगर फिर भी हमारे बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दिन, समय और मौसम भी इन अजय प्रहरियों के आगे घुटने टेक देता है। ये समझने की बात है कि ये यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए आप अपने घरों में आराम से बैठकर ये शो देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान की सीमा की है। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं। आप चाहें तो अपने टीवी सेट की ब्राइटनेस को बढ़ा लें, क्योंकि ठंड के समय यहाँ इतना ही कोहरा, इतना ही अंधेरा होता है कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। हमें खुद टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर तरफ कंटीली तारों की फेंसिंग और घनघोर कोहरे के बीच हमारी टीम को काफी मुशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन हमने देखा कि बॉर्डर पर आधी रात को भी घने कोहरे और कड़ी ठंड के बीच हमारी बीएसएफ की महिला प्रहरी हाथों में AK-47 लिए लगातार गश्त कर रही थी। ट्विंकल जी, आप यहाँ इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं, यहाँ पेट्रोलिंग करती हैं, तो किस तरह की ड्यूटी रहती है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ड्यूटी के दौरान? हमारी 12 से 18 घंटे की ड्यूटी रहती है। एक दिन में 12 से 18 घंटे की ड्यूटी? हाँ जी। और ड्यूटी के टाइम में जैसे अभी सर्दी पड़ रही है तो फॉग पड़ती है, दिन टाइम में भी और रात में भी, तो हम लोग पेट्रोलिंग करके एरिया कवर करते हैं। तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो रहती है, दिखता नहीं है, तो किस तरह से आप गार्ड करते हैं बॉर्डर्स को? हमारे टॉर्च से और जो हमें एनवीडीज मिलती हैं, बाइनाकुलर मिलते हैं, उनसे। हम बॉर्डर पर जब गए हमने देखा कि किस तरह से पूरे साजो सामान के साथ, टेलीस्कोप है, नाइट विजन के जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ फॉग के दौरान भी महिला प्रहरी भी रात में 2 बजे ड्यूटी कर रही थी। इट्स जस्ट अमेजिंग कि किस तरह से हमारे जो महिला प्रहरी हैं वो भी रात में ड्यूटी देती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम। महिला प्रहरी बिल्कुल किसी भी चीज में कम नहीं है। आपने देखा ये होगा, वुमेन एम्पावरमेंट का मुझे लगता है ट्रू एग्जांपल, बिल्कुल ट्रू एग्जांपल है। और आपने देखा होगा कि एकदम कॉम्बैट रोल में रहती हैं, वो हमेशा तैयार। और पहले इंसिडेंट भी हुए हैं कि महिला प्रहरी ने वहाँ से आने वाले लोगों को मारा भी है। अब बता रहे थे कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी ड्यूटी रहती है, फिर रात में हिट में भी ड्यूटी रहती है। हाँ जी। सो मतलब हर कंधे से कंधा मिलाकर जो मेल काउंटर पार्ट उनका करता है, हर काम वो करती हैं। और ना सिर्फ करती हैं, बहुत हंसी खुशी करती हैं, बहुत जिंदा दिली के साथ करती हैं। -डिग्री तापमान में भी इन जवानों के साथ ट्रेन्ड डॉग्स भी गश्त करते हैं। आखिर इतनी रात गए बॉर्डर पर खोजी कुत्तों का क्या काम? क्या नाम है इनका? शोला। तो शोला किस चीज के एक्सपर्ट हैं, क्या ढूंढने में? नारकोटिक्स। अच्छा, नारकोटिक्स। तो ये ट्रैकर डॉग है? ट्रैकर नहीं, नारकोटिक्स है ट्रेड इसका। अच्छा, नारकोटिक्स। तो किस तरह से डायरेक्ट करता है ये नारकोटिक्स को? नारकोटिक्स से सूंघ के पता लगता है मैडम। कोई भी नशीला चीज़ सूंघ के इसको पता लग जाएगा कि इसमें गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन कोई भी चीज़ है बोल के, जहाँ में होगा इंडिकेशन देगा, वो पंजा मारेगा
या तो भौंकेगा वो। क्योंकि इस बॉर्डर में स्मगलिंग की बहुत कोशिशें रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो इसीलिए इन नारकोटिक्स डिटेक्टर डॉग्स की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इनको रोज़ पेट्रोलिंग करवाते हैं आप? रोज़ पेट्रोलिंग। तो कितने साल का है ये अभी 6 साल इसका उम्र है। 6 साल? 6 साल। तो इसको कितने समय की ट्रेनिंग मिली है ये सब 6 करने महीने के की लिए? ट्रेनिंग किया है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये डिटेक्ट करते बॉर्डर हैं ड्यूटी के लिए आए हैं इसको। बॉर्डर ड्यूटी के लिए, और दिन रात ये और- ड्यूटी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं और आप लोगों की मदद करते हैं ये। यहाँ पर जवानों के साथ गश्त करते हुए हमारी टीम को कुछ खटका। हमने देखा कि बॉर्डर के आसपास की जमीन की जुताई की गई थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों है। बहरहाल बॉर्डर पर हमें चलते चलते सुबह के लगभग 3:30 बज गए थे। अब अंधेरा, ठंड और धुंध और भी बढ़ गए थे। बीएसएफ के जवानों की सलाह पर हमारी टीम कैंप की तरफ बढ़ चली, लेकिन इस दृढ़ निश्चय के साथ कि अगले दिन सुबह होते ही हम फिर यहाँ आएंगे। सुबह होते ही हमारी टीम फिर से उसी मंजिल की तरफ बढ़ चली, यानी पंजाब के गुरदासपुर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, उसी बॉर्डर लाइन पर जहां हम रात को थे। उस पार जो खेत हैं, परिंदे हैं, पेड़ हैं, इंसान हैं, वही पेड़, परिंदे, इंसान, खेत इधर भी हैं। ये जो बाढ़ है वो सरहद है, एक ऐसी लकीर जो मुल्क तय करती है। चूंकि अब दिन का समय था, इसीलिए हमारा कैमरा भी दूर तक की तस्वीरें कैद कर पा रहा था। तो जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये जो सफेद रंग का पिलर आप देख रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। इस बॉर्डर पर घोड़ों पर भी पेट्रोलिंग होती है। तीनों जी, आप गुरदासपुर में इस भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं घोड़ों पर। तो ये जो पर्टिकुलर सीमा है ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लगती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बिल्कुल 100-150 मीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान शुरू हो जाता है। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध भी बहुत पड़ती होगी, तो किस तरह से गार्ड करते हैं बॉर्डर्स को, किस तरह से ड्यूटी निभाते हैं? बॉर्डर पर मैम ड्यूटी तो इस ठंड के मौसम में बहुत हार्ड है, फिर भी हम अपना 100% अलर्ट रहते हैं। और तो जब धुंध पड़ती है उस समय क्या करते हैं? धुंध पड़ती है तो मैम पेट्रोलिंग में, जैसे हॉर्स पेट्रोलिंग हमारी होती है, तो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जैसे कोई इन्फिल्ट्रेशन का कोई ख़तरा हो तो उसको कोशिश करते हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कोई स्मगलिंग ना हो, और कोई इन्फिल्ट्रेशन हो तो उसको रोकें। तो आप पेयर में पेट्रोलिंग करते हैं हमेशा? जी मैम, 2-2 हॉर्सेस। 2 हॉर्स। घोड़ों की पेट्रोलिंग का क्या सिग्निफिकेंस रहता है? मैडम, घोड़ों का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है बॉर्डर पेट्रोलिंग में। एक तो उससे हम लोग थोड़ा, जो भी राइडर रहता है उसको थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, एजिलिटी बढ़ जाती है, और ये एक मल्टीप्लायर का काम करता है। फोर्स मल्टीप्लायर का तो काम सारे एनिमल्स करते हैं, चाहे डॉग्स हो, चाहे वो हॉर्सेस हो, बट मुझे लगता है डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर हो जाता है, और काफी जगह जहाँ पे जवान पैदल नहीं जा सकते वहाँ बिल्कुल कहना ठीक है आपका, जा सकते होंगे। तो ये हॉर्स पेट्रोलिंग भी रेगुलरली बिल्कुल रेगुलर चलती है मैडम, बिल्कुल व्हीकल पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग में चलती है, रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है। और इसके इन एडिशन उसके कई तरह के हमारे ऑपरेशंस भी होते हैं, अक्रॉस द फेंस होते हैं, पीछे भी होते हैं, वो भी साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। रात को हमारी टीम जब यहाँ थी, उस समय हमने महसूस किया था कि यहाँ की पूरी जमीन जोती गई है। आखिर ऐसा क्यों है, आप भी सुनिए। चौधरी जी, जमीन बहुत ज्यादा पोली है, बहुत जुताई कर रखी है इसमें, ऑल ओवर मैं देख रही हूँ, क्या रीजन है इसका? मैम, इसको हम अपने ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, और इसका जुताई करने का पर्पज़ इसलिए यह है कि जब हम रात की पूरी ड्यूटी करते हैं तो हम सुबह के टाइम हमारी एक टीम खुरा चेकिंग के लिए निकलती है। क्या होता है खुरा चेकिंग? खुरा चेकिंग ये होता है कि अगर रात को कोई स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हुई है तो उसके हमारे को फुटप्रिंट्स मिलेंगे, और उसको हम क्लोजली देखते हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई तो उसको हम फाइंड आउट करने में हमें बहुत इसकी सहायता मिलती है। तो क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे हम लोग पैर इसमें डाल रहे हैं तो हल्का सा भी कुछ प्रिंट आएगा तो इस पर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इससे आ जाएगा, और इससे हम
स्मगलर को ट्रेस कर लेंगे, स्मगलर कहाँ तक गया, किस मोड में आया था, पैदल आया था या तो थ्रू आउट द बॉर्डर्स आप लोग ये करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा रूटीन में है। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में ये काम हम करते हैं। इस खुदी हुई जमीन पर अगर कोई घुसपैठिया कोहरे की आड़ लेकर बीएसएफ के जवानों से नजर बचाकर भारत की सीमा में घुस भी आए तो उसके फुटप्रिंट्स के जरिए हमारे बीएसएफ के जवान उसे ट्रेस कर लेते हैं। गुरदासपुर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पर हमारा मुआयना पूरा हो चुका था। अब हमारी अगली मंजिल थी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित करतारपुर कॉरिडोर। हमें इस कॉरिडोर का भी मुआयना करना था, इसीलिए अब हमारी टीम बढ़ रही थी अपनी अगली मंजिल की तरफ। कुछ ही देर में हमारी टीम करतारपुर को जाने वाली आईसीपी यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के सामने खड़ी थी। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। सन 1999 को एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा करने के बाद इस श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव दिया और ठीक 20 साल के बाद 9 नवंबर 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यहाँ कुछ बातें आपको बता देना जरूरी है। करतारपुर कॉरिडोर भारत से शुरू होकर पाकिस्तान तक जाता है। सिखों का सबसे पवित्र स्थल करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है। पहले वहां जाने के लिए भारतीय सिखों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद मुश्किलें आसान हो गई हैं। आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, मसलन करतारपुर कॉरिडोर से होकर गुरुद्वारा तक जाने के लिए क्या वीजा की जरूरत है या नहीं, पासपोर्ट चाहिए या नहीं, परमिट कहां से मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताने जा रहे हैं कि इस चेक पोस्ट पर आने के बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं। ये पूरा प्रोसेस आप जानिए। जी, आप इंचार्ज हैं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के, तो किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं आपकी एज बीएसएफ इंचार्ज हियर? मैडम, ये करतारपुर कॉरिडोर लास्ट ईयर श्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था और उसके बाद से ही हमारी बटालियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इसकी सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और इस आईसीपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी यूनिट को है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीपी? इसका आईसीपी का फुल फॉर्म है मैडम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इसका मतलब ये है कि जो सुविधाएं सारी दूसरे देश में जाने के लिए जितनी भी सुविधाएं यात्रियों को चाहिए वो सारी एक ही छत के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक इमिग्रेशन एंड ऑल, वीज़ा है, मेडिकल है, तो वो सारी सुविधाएं इसी एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। तो क्या पर्पस था इस कॉरिडोर को बनाने का? मैडम, ये पर्पस था कि श्री गुरु नानक जी का जो लास्ट स्थान था वो यहाँ से करतारपुर पाकिस्तान में था, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए इनको वीज़ा लेके पूरा अटारी बॉर्डर से जाना पड़ता था या फिर विदेश से वो लोग आते थे। इसकी सुविधा के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने इसको खोलने का फैसला किया गलियारे को, ताकि यात्रियों की जो सुविधा है वो यहीं से वो जा सके और शाम को वापस आ सके। तो क्या वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से जाने के लिए? नहीं मैडम, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर है। इसमें अभी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किस तरह से आप यहाँ से पैसेंजर्स को भेजते हैं वहाँ पाकिस्तान की ओर, और कैसे इंश्योर करते हैं कि वो सब वापस आ गए हैं? क्या प्रोसेस रहता है पूरा? जी, जब पैसेंजर यहाँ पे आते हैं तो उनके पास ऑनलाइन परमिट होता है, तो ETA बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग अथॉरिटी। तो वो यहाँ पे चेक होता है और पासपोर्ट भी उसका उसके पास में होता है। तो यहाँ से हम उसके प्रिलिमिनरी चेक करके उसकी ETA देख के और उसका बैगेज स्कैन करके हम उसको आगे यहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे उसको। यहाँ से जाके वो सीधा इमिग्रेशन में जाते हैं। इमिग्रेशन अपने जो ऑफिसर्स हैं वो उसका पूरा जो अथॉरिटी है उसको चेक करते हैं और अपनी स्टैंपिंग करते हैं उसमें कि ये परमिटेड है कि नहीं है। उसके बाद फिर देन दे मूव टू कस्टम एरिया। तो कस्टम एरिया अपना काम करता है, उसके बाद मेडिकल टीम अपना काम करती है और लास्ट में फिर हम एक बार इंश्योर करते हैं कि सही आदमी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा।
और वापस आते हैं तो काउंटिंग भी करते हैं कितने लोग गए थे कितने? जैसे मैडम ये जाते हैं इसकी काउंटिंग चलती रहती है, और जब वापस आते हैं तो इनको शाम से पहले वापस आना होता है, सूर्य छिपने से पहले। तो ये काउंटिंग हम लोग करते हैं और वापस इंश्योर करते हैं कि सारे लोग वापस आ गए हैं। क्या अभी भी ये कॉरिडोर से आप लोगों को भेज रहे हैं या कोविड के चलते बंद है अभी सुविधाएं? मैडम ये जब से कोविड शुरू हुआ मार्च से, तब से ये कॉरिडोर का अभी जो पैसेंजर का काम है वो बंद है। ये एक ऐसा सॉफ्ट एरिया है जहाँ पर दोनों देशों ने लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक प्रोविज़न बनाया है कि जो भारत से पाकिस्तान लोग जाकर दर्शन कर वापस आ सकें। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पे जो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं हमारी भी और पाकिस्तान की फोर्सेस भी, तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। इस इमिग्रेशन सेंटर के अंदर के विजुअल्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको नहीं दिखा रहे। बस इतना समझ जाइए कि किसी 5 स्टार होटल में या किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपने जो भी सुविधाएं देखी हैं वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। रोज सुबह यहाँ से जितने भी यात्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को जाते हैं उनकी गिनती होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नियमों के मुताबिक उन सभी यात्रियों को शाम तक अपने देश में वापस लौटना होता है। इसीलिए शाम को वापस आने वाले यात्रियों की भी गिनती होती है। इस पूरे शो को देखते हुए आपको जिस पल का इंतजार था, चलिए उस इंतजार को अब खत्म करते हैं। आपको ले चलते हैं उस पॉइंट तक जहां तक इस कॉरिडोर में भारत की सीमा है। ये है हमारे इंडिया का श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का पैसेंजर कॉरिडोर। यहीं से जो यात्री हैं वो श्री करतारपुर साहिब की यात्रा करने के लिए भारत से पाकिस्तान की ओर जाते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साल 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खुलने से पहले भारत के सिख करतारपुर साहिब का दर्शन कैसे करते होंगे। दरअसल यहाँ लगी एक दूरबीन में से झांककर लोग करतारपुर साहिब का दर्शन करते थे। जो दूरबीन पॉइंट है वो कहाँ पर है? ये दूरबीन पॉइंट है। अभी दूरबीन नहीं है बट पॉइंट वही है। तो क्या कहानी है इस दूरबीन पॉइंट की? पहले ये इसको क्योंकि एक्सेस नहीं था यहाँ से, तो सारी जनता के पास पासपोर्ट नहीं थे, वीज़ा नहीं होता था, तो वो उनको देखने दर्शन के लिए सिर्फ गुरुद्वारे का दर्शन वो यहाँ से दर्शन स्थल से करते थे, दूरबीन के रास्ते। करतारपुर साहिब की रिपोर्टिंग करने के बाद हम लंच के लिए जब एक बीओपी में पहुंचे तो हमने देखा वहां कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम चल रहा था। हमने और भी कई बीओपीज में कंस्ट्रक्शन का काम होते देखा था। हमारे पूछने पर पता चला कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक अच्छा खासा फंड सिर्फ इस बात के लिए आ रहा है कि जवानों के रहने के लिए बेहतर सहूलियतें तैयार की जाए। ये पिछले 4 से 5 साल के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से काफ़ी ग्रांट आ रही हैं। जैसे इस साल में हमारा 13 करोड़ 27 लाख का बजट आया है सारे हेड्स में मिला के। तो हमारे सारे ही बीओपी पे जिसमें पानी, बिजली, सब कुछ, बैरक्स सब शामिल हैं। जवानों की बैरक्स और एडम ब्लॉक वगैरह सब चीज़ें हैं। तो वो सारी की सारी पूरी की पूरी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। पहले जहाँ जवान टेंट्स में रह रहे थे, टेम्परेरी बैरक्स में रहते थे, अभी सबके पास आप देख ही रहे होंगे सब जगह पर। बिकॉज इतनी कड़ी ड्यूटी करने के बाद दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू फॉर देम कि एटलीस्ट उनको एक कंफर्टेबल दे डिजर्व दिस। तो वही हम इनको पूरी की पूरी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रिनोवेशन के लिए बहुत आ रही है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारी पुरानी बैरक है जी, इसको भी रिनोवेशन के लिए हमारा ग्रांट आई हुई है। और इस तरह हम देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग बन रही है। मैम ये पूरी की पूरी ये न्यू बिल्डिंग्स बनी है, इसके लिए नई ग्रांट आई है जो हमारे पूरा MHA से हमारे पास पैसा आया है। तो क्या क्या बिल्डिंग में सभी बीओपीज में बन रही हैं। तो यहाँ पर अविनाश जी क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम हमारा टारगेट ये है, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो बीओपीज़ हैं उसको कंपोजिट किया जाए। कंपोजिट मीन जो सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको पूरा किया। जैसे डॉग्स है, डॉग्स के लिए अलग वो है अकोमोडेशन, महिलाओं के लिए अलग अकोमोडेशन है, जवान्स के लिए अकोमोडेशन है अलग अलग। धीरे धीरे करके पूरी बीओपीज़ को इतना अच्छा बना दिया जाए ताकि जवान ड्यूटी करने के बाद अच्छे से जाके रेस्ट कर सके, ताकि पूरा उसको रेस्ट मिल सके। इसके बाद हमारी टीम कांगड़ा के BSF कैंप में पहुंची और हमने देखा कि BSF के जवान क्रिसमस मना रहे थे। आप जिस भी शहर में रहते हो, आपने क्रिसमस सेलिब्रेट जरूर किया होगा या फिर सेलिब्रेट होते हुए देखा होगा। लेकिन इस समय क्रिसमस सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं।
क्योंकि इनमें क्रिसमस के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग है। ये क्रिसमस सेलिब्रेशन इस वजह से भी अद्भुत थी क्योंकि इस सेलिब्रेशन में जाति, धर्म और मजहब आड़े नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि बीएसएफ कैंप्स में हर त्योहार को इसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। सेलिब्रेशंस के दौरान हमने देखा कि यहाँ कुछ क्रिश्चियन जवान भी हैं। हमारे मन में ये सवाल आया कि क्या वो अपने घर को मिस नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप खुद ही सुनिए। घर को मिस कर रहे हैं? हाँ, मिस कर रहे हैं। अच्छे और यहाँ पे इतनी अच्छी क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम तो आज सारे त्यौहार ऐसे ही बनाए जाते हैं, सारे त्यौहार ऐसे बनाए जाते हैं। हम तो वैसे कोई वो बात नहीं, अच्छे हैं। तो जैसे आप क्रिश्चियन हैं और आज क्रिसमस है, तो आपके जितने भी यहाँ पे फेलो ब्रदर्स हैं वो भी आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं? सब मनाते हैं एक साथ, सारे त्यौहार है अच्छे मनाते हैं। हम तो सारे एक साथ ही मनाते हैं। मथन सिंह जी, इतना ज़बरदस्त क्रिसमस का अरेंजमेंट सेलिब्रेशन आपने कर रखा, तो क्या हर त्यौहार को इसी तरह से मनाते हैं? हाँ जी मैम, हम सारे त्यौहार से सभी लोग मिलकर एक साथ ऐसे ही मनाते हैं जितने भी त्यौहार होते हैं, क्योंकि हमारे फोर्सेज के अंदर सभी धर्मों से संबंधित लोग यहाँ पर हैं और सभी मिलकर भाईचारे की भावना इससे जो है बढ़ती है, तो ब्रदरहुडनेस इसके अंदर ज़्यादा आती है। इसलिए हम सब मिलकर के हर त्यौहार को इसी तरह जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। और मुझे लगता है शायद अपने फैमिली ट्रेडिशंस को भी मिस नहीं करते होंगे वो लोग इस तरह से। हाँ नहीं, इस तरह से होने से जब ये लोग एक साथ मिलते हैं तो आपस में मिलजुल करके तो फैमिली की कुछ जो फीलिंग्स होती हैं, उनके मिलने की जो इच्छा थोड़ा सा कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा कम कर देते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो महसूस नहीं कर पाते कि हम अलग से अलग अकेलेपन में रह रहे हैं, फैमिली से दूर हैं हम लोग। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल जिंगल वे, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल जिंगल वे। All the fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle jingle way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Merry Christmas. अगले दिन सुबह उठकर जवानों के साथ एक्सरसाइज और रनिंग करने के बाद हम बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की ओर।